नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में छात्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को पृथक और विकसित करने में सफलता हासिल की और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। श्री मोदी ने आज ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखते हुए ये बात कही। बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ समय के साथ चलें बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन साथियों के साथ जरूरी है ही। बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी IIM के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे IIMs आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 IIM थे, अब देश में 20 IIM है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का IIM परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति
और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। श्री मोदी ने राज्य में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति तथा उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों से आगे आने की अपील की। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलीग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को संबलपुर आईआईएम के मूल मंत्र के अनुरूप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि 2015 में स्थापित भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर ने अपनी उत्कृष्टता साबित की है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि संस्थान के बुनियादी ढांचे की आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं। ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित परिसर के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना के लिए प्रशासनिक सहयोग और 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रस्तावित आईआईएम संबलपुर की सभी इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस, ऊर्जा के मामले में किफायती और हरित श्रेणी के मानकों के अनुरूप होंगी। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने वाला ये हरित परिसर होगा। इसका निर्माण अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने भारतीय औषधि महानियंत्रक से कोविड-19 वैक्सीन पर विचार करने और अंतिम निर्णय लेने की सिफारिश की है। सिफारिश में कहा गया है कि पुणे की भारतीय सीरम संस्थान की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भी क्लिनिकल ट्रायल के रूप में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। समिति ने अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देने को कहा है। देश में कोविड का टीका निःशुल्क मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज बताया कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देश भर में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि टीकों को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर
टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है। इस बीच देश भर में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों को परखना था। इसके अलावा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन एप्लीकेशंस की जांच भी की गई। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण की पूरी तैयारियों की जांच पड़ताल की जा सके। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा, लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेस में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम, उसको टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। वास्तविक टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 285 स्थलों पर परीक्षण और टीकाकरण अभियान का अभ्यास किया। ये अभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में किया गया। इसमें शहरी और ग्रामीण जिलों के साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 3 बार परीक्षण करने को कहा गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण से पहले आज आयोजित पूर्वाभ्यास यह सुनिश्चित करेगा कि टीकाकरण बिना किसी बाधा के किया जा सके। इसका लक्ष्य योजना और उसके कार्यान्वयन तथा चुनौती की पहचान कर उनका समन्वय करना है। टीकाकरण के लिए विशेष तौर पर तैयार एप्लीकेशन कोविन का भी जमीनी स्तर पर परीक्षण किया गया। इस पूर्वाभ्यास के दौरान टीके के शीत भंडारण, परिवहन प्रबंधन, लोगों की सुविधा और टीकाकरण दल की तैनाती की भी जांच की गई। इससे पहले असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 28 और 29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास किया गया था। भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के 4 जिलों नंदुरबार, पुणे, नागपुर और जालना में कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जालना जिले के जिला अस्पताल में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना के लिए मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राज्य की तैयारियों की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों की तरह बूथों को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें 3 कक्ष होंगे। पहले कक्ष में टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्ति की पहचान की जाएगी। दूसरे कक्ष में उस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। तीसरे कक्ष में टीकाकरण हुए व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा। टोपे ने यह भी बताया कि कुल 8 वैक्सीन निर्माताओं में से 2 कंपनियों ने तीसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है और अगर केंद्र सरकार टीकाकरण की अनुमति दे तो महाराष्ट्र में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। जालना के संवाददाता बाबा मस्के के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के लोगों के लिए कोविड टीका मकर संक्रांति के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले वर्ष मार्च से इस वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में राज्य के कुछ स्थानों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी तक ये अभ्यास समूचे राज्य में किया जाएगा और अब हम ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास टीका उपलब्ध हो जाएगा। लखनऊ में आज सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय और एसजीपीजीआई सहित 6 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का अभ्यास किया गया। बिहार के 3 जिलों में आज कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पटना में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने फुलवारी शरीफ उपमंडल कार्यालय, शास्त्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर उपमंडल अस्पतालों में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। श्री पांडेय ने कहा कि इस पूर्वाभ्यास से वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को व्यावहारिक जानकारी मिलेगी और वे हमें ये जानने में भी मदद करेंगे कि क्या हमें कोई प्रक्रिया बदलनी है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.61% हो गई है। राज्य में अब तक 2,47,579 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 4,669 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान में 7 जिलों के 19 स्थानों पर कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर में इस पूर्वाभ्यास प्रक्रिया का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है और रिकवरी रेट 96% से अधिक हो गई है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 467 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 82 तथा जोधपुर में 44 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 19 जिलों में नए मरीजों की संख्या आज 10 से कम रही। वहीं हनुमानगढ़ जिले में आज एक भी नया रोगी नहीं मिला। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 8,795 रह गई है। आज इस रोग से 5 लोगों की मृत्यु के साथ संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 2,705 हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास चला। टीकाकरण के लिए प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इनमें अधिकतर स्वास्थ्यकर्मी हैं। मिजोरम में आज आइजोल शहर में 2 स्थानों पर कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इसमें 25 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह अभ्यास आइजोल के पूर्वी और पश्चिमी स्वास्थ्य जिलों में किए गए। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार टीकाकरण की सूची का रिकॉर्ड रखने के लिए कोविन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम में वास्तविक टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में छात्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। केंद्रीय औषध प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को पृथक और विकसित करने में सफलता हासिल की और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई। भारत ने ब्रिटेन में SARS-CoV-2 के नए संस्करण स्ट्रेन को विकसित करने में सफलता हासिल की है। अभी तक किसी भी देश ने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड का कारक SARS-CoV-2 को देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के जरिए महामारी के शुरुआती दिनों में ही तलाशा गया था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के ब्रिटिश संस्करण को उसके सभी परिवर्तित लक्षणों के साथ सफलतापूर्वक पृथक और विकसित कर लिया गया है। संस्थान में ब्रिटेन से वापस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए गए थे। देश में कोविड संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज ये और घटकर 2.43% रह गई। कल ऐसे मरीजों की संख्या में 4,000 की कमी आई और इसके साथ ही ये करीब 2,50,000 रह गए हैं। रोजाना आने वाले नए रोगी भी 20,000 से कम रह गए हैं। कल कोरोना के करीब 19,000 नए मरीज सामने आए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 96.12% पर पहुंच गई है। अब तक 99 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 22,900 लोग स्वस्थ हुए।
इस समय देश में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड के वर्तमान समय में मरीजों की तुलना में 40 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य सेवा संरचनाओं के विकास, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र द्वारा निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और चिकित्सा कर्मियों के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। कल कोरोना से 224 लोगों की मौत हुई। देश में कल 8,29,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक करीब 17 करोड़ 39 लाख नमूनों की जांच का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलकर जांच सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को काफी विकसित किया है। देश में प्रतिदिन 15 लाख कोरोना जांच की जा रही है और यह सभी के लिए सुलभ है। इस समय देश में कुल 2,294 कोरोना जांच प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, जिनमें से 1,201 सरकारी और 1,093 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के काम में तेजी आने से पॉजिटिव मामलों की संख्या में रोज कमी आ रही है और ये काफी घटकर 2.30% रह गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के अनुसार श्री मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास के बारे में उनकी निश्चित सोच है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया। पुलिस सेवा K9 पुलिस स्वान के विषय पर देश में अपनी तरह का पहला प्रकाशन है। श्री शाह ने कहा कि यह अनूठी पहल है, जिससे पुलिस स्वान सेवा K9 और समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार इससे जुड़े सभी पहलुओं को समान रूप से ध्यान दे रही है। श्री शाह ने कहा कि स्वान दल को मादक द्रव्यों की तलाश और आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये द्विवार्षिक पत्रिका है और प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। आज महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये जानने के बावजूद कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं, कुछ राजनीतिक दल मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियों को समाप्त नहीं किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध 800 से अधिक शिक्षाविदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के प्रगतिशील कृषि कानूनों की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है और इन नए कृषि कानूनों से किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस पत्र में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों की सराहना की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 के अंतर्गत आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की थी। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अनूठी विविधता पर हमें गर्व है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विविधताओं के साथ अपनापन कैसे बने।
एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है अपने ही देश के विषय में। इसलिए राज्यों से कहा गया एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एमओयू करे, पैर बनाए। अब जैसे तमिलनाडु, तमिल भाषा भारत के रिचनेस को ताकत देने वाली तमिल भाषा है, लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है। क्यों न हमारा कोई राज्य 1 साल के लिए तमिल का 8 साल का एमओयू करे, हमारे उस राज्य के बच्चे 5 तमिल गीत सीखें, एक आध बार तमिल फिल्म फेस्टिवल उस राज्य में हो। भारत के इतने राज्य हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से, जिसको जो राज्य ठीक लगे इसको हम बल दें और भारत की ये जो रिचनेस है इसको हम नजरअंदाज न करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बल देना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। इस नवीन पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के बारे में समझ और ज्ञान का प्रसार होता है, जिससे न केवल राज्यों के बीच आपसी संबंधों में मजबूती आती है, बल्कि देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। भाषा, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, व्यंजन और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत जैसा विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक कोई अन्य देश नहीं है। साथ ही यह प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जरिए ऐसे संबंधों में और मजबूती आती है। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले वर्ष दिसंबर में भारतीय रेल ने आय और माल वहन के संदर्भ में बढ़त बनाए रखी। इस माह में भारतीय रेल ने दिसंबर 2019 की तुलना में अधिक आय अर्जित की और ज्यादा माल ढुलाई की। दिसंबर में भारतीय रेल ने 11 करोड़ 81 लाख 30 हजार टन माल की ढुलाई की, जो पिछले वर्ष की इसी माह की तुलना में 8.54% अधिक है। दिसंबर में माल ढुलाई से भारतीय रेल ने 11,788.11 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.87% ज्यादा है। भारतीय रेल ने माल वहन को आकर्षक बनाने के लिए कई सुविधाएं और रियायतें दी हैं। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सेनाओं को आमने सामने की स्थिति से हटाने के लिए सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 9वां दौर आयोजित करने की बातचीत कर रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल तान केफई ने ये जानकारी दी। अब तक कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्षों ने सलाह मशविरे की प्रक्रिया को मजबूत करने और सेनाओं के नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति की टुकड़ियों को आमने सामने की स्थिति से हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। श्री केफई ने कहा कि सामान्य तौर पर सीमाई इलाकों में स्थिति स्थिर है। चीन सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से भारत के साथ संवाद बनाए रखने का इच्छुक है। उत्तर भारत में भीषण ठंड से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2-3 दिनों के दौरान यह तापमान बने रहने की संभावना है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कल भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 8 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में तापमान 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में धुंध छाई रहेगी, बाद में आसमान साफ रहेगा, तापमान 14 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री कम और अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 16 डिग्री कम और अधिकतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बौछार हो सकती है, तापमान 2 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रहेगी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में छात्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को पृथक और विकसित करने में सफलता हासिल की और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।